नमस्कार, मैं डॉक्टर महिपाल चौबे, पशु पोषण विभाग, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विज्ञान संकाय, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बरकच्छा की तरफ से स्वयं के कोर्स पोषण एवं आहार, न्यूट्रिशन एंड फीडिंग के छठे मॉड्यूल आहार के प्रकार और निर्माण, फीड टाइप्स एंड फॉर्मुलेशंस के 30वें व्याख्यान मनुष्यों और पशुओं के लिए आहार निर्माण की मूल बातें भाग 2, बेसिक्स ऑफ फीड फॉर्मुलेशन फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स पार्ट 2 में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान में जो पढ़ा था उसका एक बार थोड़ा सा उसको याद कर लेते हैं, पुनर्कथन करते हैं ताकि हमें आगे सुविधा होगी। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा था कि आहार निर्माण या आहार सूत्रीकरण क्या होता है, आहार निर्माण के विभिन्न पहलू जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता, उसकी जो है कॉस्ट इफेक्ट लागत जो है वो, पाचकता और स्वादिष्टता, इंग्रेडिएंट्स यानी कि जो खाद्य पदार्थ या घटक हैं उनका उपलब्धता, उनकी उपलब्धता और अलग अलग प्रजातियां, उम्र या शारीरिक स्थितियों के हिसाब से उनकी जो आवश्यकताएं बदलती हैं, इन सब पर आहार का निर्माण निर्भर करता है। साथ ही हमने ये भी बात किया था कि जो खाद्य के घटक हैं और उनकी पोषक भूमिकाएं क्या हैं, यानी अलग अलग खाद्य पदार्थ हैं और उनकी पोषक भूमिकाएं मनुष्यों में और पशुओं में क्या होती हैं। साथ ही साथ हमने यह भी इस बात पर भी चर्चा की थी कि जो सामान्य खाद्य पदार्थ हैं उनका पोषण मान, उसमें ऊर्जा, प्रोटीन, फैट्स या इनका मान कितना होता है, इस पर भी बात किया था। तो अब आज हम बात करेंगे आहार निर्माण की मूल बातें, उसमें बात करेंगे आहार का सूत्रीकरण किस तरह से किया जाता है, क्या विधियां हैं जिनके जरिए हम आहार का सूत्रीकरण कर सकते हैं। तो आहार का जो सूत्रीकरण है वो दो आधार पर कर सकते हैं, पहला होगा मानव निर्मित या दूसरा होगा कंप्यूटर आधारित सूत्रीकरण। मानव निर्मित विधियां जो होंगी, जो मनुष्य जो हम अपने कॉपी पेन या पे कर सकते हैं, तो उसमें जो पहला मेथड है वो है हिट एंड ट्रायल या ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसमें हम अनुमान लगाते हैं, परीक्षण करते हैं और त्रुटि निकाल करके फिर से उसको ठीक करते हैं। दूसरा मेथड है, दूसरा जो विधि है वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन, समकालिक समीकरण, यानी कि हम इसमें कुछ समीकरण बनाएंगे, इक्वेशंस बनाएंगे और उससे हम कैलकुलेट गणना करके आहार सूत्रीकरण का कार्य करेंगे। तीसरा है एक पियर्सन स्क्वायर, ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही पॉपुलर है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कंप्यूटर बेस्ड मेथड्स में हम बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग, लीस्ट कॉस्ट फॉर्मुलेशन, रैखिक प्रोग्रामिंग या न्यूनतम लागत से आहार निर्माण किस तरह से हो सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टोकेस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में भी बात करेंगे और कुछ न्यूट्रिशनल सॉफ्टवेयर्स, जो पोषण के सॉफ्टवेयर हैं जैसे फीड एक्सेल, वीन फीड या ऑप्टीफीड, इस तरह से कुछ सॉफ्टवेयर्स भी डेवलप किए गए हैं जिनका भी इस्तेमाल करके हम आहार का सूत्रीकरण या फीड फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड या ट्रायल एंड एरर मेथड, अनुमान, परीक्षण और त्रुटि विधि। यह जो है एक बहुत ही कॉमन विधि है जिसका कि हर कोई, इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ आवश्यकता भी नहीं है, एक कलम और एक कॉपी या पेज की ज़रूरत होती है जिस पे हम अनुमान लगा करके विभिन्न आहार घटकों का स्तर निर्धारित करेंगे, फिर उसकी गणना करेंगे और देखेंगे कि अगर पोषक तत्वों, जो हमारे पोषक तत्व हैं उनकी अगर जो आवश्यकता है वह पूरी हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो फिर से उसमें जहां अधिक हो रहा है तो कम करेंगे, ज़्यादा हो रहा है तो अधिक हो रहा है तो कम करेंगे और अगर कम है तो जो भी पोषक तत्व कम है उसको बढ़ाएंगे। यानी ट्रायल एंड एरर, बार बार परीक्षण, त्रुटि, अनुमान लगा लगा करके। इसमें ये थोड़ा सा बहुत ही रॉ मेथड है, इसमें बहुत ज़्यादा मानव शक्ति या फिर हमारा मतलब टाइम वेस्ट हो सकता है, टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन जिस समय आपके पास कोई टूल, कोई उपकरण नहीं है तो यह कॉपी पेन पर ले करके आप 2 घंटे 4 घंटे में एक आहार का फॉर्मुलेशन, सूत्रीकरण किया जा सकता है। ये जो है इसमें हम मैनिपुलेशन, यानी कि जो आहार के जो अलग अलग खाद्य पदार्थ हैं उनको मैनिपुलेट, ऊपर नीचे घटाना बढ़ाना करते रहेंगे जब तक कि हमारी पोषक तत्वों की जो आवश्यकताएं हैं
वह पूरी नहीं हो जाती हैं। इसको मैनुअली हम, जैसे मैंने बताया कि पेपर और पेन से पे कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास सामान्य कंप्यूटर है जिसमें एक्सेल शीट है, जिस पे हम सभी लोग कार्य करना लगभग जानते ही हैं, उस पर भी ट्रायल एंड एरर मेथड से हिट एंड ट्रायल बार बार करके कर सकते हैं। और यह इस विधि से जो है, जो भी पोषक तत्व हैं उनकी जो आवश्यकता है उसको पूरा करना हमारा टारगेट या उद्देश्य रहेगा। जो दूसरी विधि है वो एल्जेब्रिक मेथड या साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, समकालिक समीकरण। यह जो है बहुत ही सिंपल डाइट फॉर्मुलेशन की टेक्निक है। हम सभी ने अपने कक्षा 7, 8, 9, 10 में विभिन्न समीकरण बनाते थे और उनको हल करने का, उसमें x का, y का मान ज्ञात करने की हमने विधियां सीखी हुई हैं। तो उसी अपने ज्ञान को, जो गणितीय ज्ञान है जहाँ पर हम समीकरण का हल निकालते हैं, उसी गणितीय ज्ञान का हम इस्तेमाल करके जो आहार है उसका सूत्रीकरण करने का प्रयास करेंगे। यह जो विधि है हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास 2 या 2 से अधिक खाद्य घटक होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, और हमें 2 या 2 से अधिक पोषक तत्वों को संतुलित करना होता है। जैसे एनर्जी प्रोटीन है और हमारे पास 2 या 3 घटक दल हैं, 2 आहार पदार्थ हैं, उनको लेकर के हमें एनर्जी प्रोटीन को बैलेंस या संतुलित करना है, तो हम इस समकालिक समीकरण का उपयोग करते हैं। तो इसको उपयोग करने में क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या हमें करना होगा। तो पहला होगा कि हमें न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, यानी हमें ये पता करना होगा कि पोषक तत्व की आवश्यकता कितनी है। जैसे अगर हम एनर्जी या प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो जिसके लिए हमें आहार बनाना है उसकी एनर्जी की आवश्यकता और प्रोटीन की आवश्यकता, ये दोनों का हम पहले मान ज्ञात करेंगे, जिसके लिए हमारे पास NIN के जो स्टैंडर्ड्स जिनको हमने पिछले व्याख्यानों में बात की हुई है, या अगर पशु के लिए करना है तो BIS या NRC के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम पहले उनसे उसका मान ज्ञात करेंगे कि उसको कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है। उसके बाद हम जो आहार घटक हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनका चुनाव करेंगे और उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, यानी उसमें कितनी प्रोटीन या एनर्जी है जिसको हमें संतुलित करना है, उस पोषक तत्व का मान भी हमें पता करना होगा। उसके लिए हमने पिछले क्लास में देखा था न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ कॉमन इंडियन फीड्स। उस किताब में अगर हम जाएंगे तो हमें विभिन्न आहार के जो घटक हैं उनका पोषण मान कितना होता है, वह हम उस NIN की जो किताब है न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ कॉमन इंडियन फीड्स, वहाँ से हम पता कर सकते हैं। इसके बाद होगा हम जो हमारे घटक दल है उनके लिए वेरिएबल्स देंगे, यानी कि XYZ, हर घटक दल का एक कोई मान रखेंगे XYZ, इस तरह से रख के फिर एक इक्वेशन बनाएंगे। जो भी घटक है, अगर मान लीजिए 2 घटक हैं तो x + y दोनों का जो जोड़ होगा वो 100 होना चाहिए, और फिर उनका जो पोषण मान है उसका उनके मात्रा में, वेट में, वजन में गुणा करके जितना हमें प्रोटीन या एनर्जी चाहिए उसके लिए एक इक्वेशन डेवलप करेंगे। और फिर इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, यानी प्रतिस्थापन या उन्मूलन, जैसा कि हमने अपनी 8वीं, 9वीं, 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा समीकरण कैसे हल करते हैं, उस तरह से इस समीकरण को हम हल करेंगे। और हल के बाद जो हमें उत्तर मिलेगा, XY का मान मिलेगा, उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इसका मान जो आया है ये हमारे आहार सूत्रीकरण जो हमने किया है इसका मान से, उसको जोड़ करके, गुणा करके, जोड़ करके देख सकते हैं कि पोषण मान, उसका जो पोषक तत्व का, प्रोटीन या ऊर्जा का जो मान है वो संतुलन बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेकर के अभी करते हैं। तो इसमें हम चलिए एक उदाहरण लेते हैं कि हमें एक 100 किलो का एक आहार बनाना है जिसमें प्रोटीन की मात्रा जो है 10% होनी चाहिए, यानी 100 किलो के आहार में 10% प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, यानी 100 किलो में 10 किलो प्रोटीन होना चाहिए। और हमारे पास 2 आहार घटक हैं, पहला है मक्का जिसमें 9% प्रोटीन है, और दूसरा है मूंगफली की खल, ग्राउंड नट केक, जिसमें लगभग 40 से 45% प्रोटीन मान इसका होता है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमें मक्का जो इस्तेमाल करना होगा 100 किलो फीड बनाने के लिए वो x kg इस्तेमाल करना होगा, जबकि मूंगफली की खल y किलो इस्तेमाल करना होगा। तो जाहिर सी बात है, चूंकि हमें 100 किलो फीड बनाना है तो x और y दोनों का योग जो होगा वो 100 के बराबर होगा। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन, इसका जो प्रोटीन का मान है, जैसे मक्का का प्रोटीन मान है 9, यानी कि x में 9% का गुणा करेंगे।
9/100 इंटू एक्स, या हम इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं 0.09x। और मूंगफली में कितना प्रोटीन है? 45%, यानी 45/100 गुणे y, यानी कि 0.45y। ये जो है इन दोनों का सम, हमारा प्रोटीन हमें कितना चाहिए? 10% प्रोटीन बनाना है, यानी इन दोनों का से जो प्रोटीन मिलेगा उन दोनों का योग 10 होना चाहिए। ये हो गई हमारी दूसरा समीकरण हो गया। अब इससे हम इसको सॉल्व करेंगे तो x, पहली इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि x बराबर 100 माइनस वाई, 100 माइनस वाई, और यह जो x का मान आया है इसको हम इस दूसरी समीकरण में इसका मान रख देंगे और इसको हल करेंगे। तो हल करेंगे जब हम, तो हमें पता चलेगा कि y का मान हमें मिलेगा 2.78 किलो, 2.78, और x का मान 100 माइनस y है, यानी 97.22 kg। तो हम यह पा रहे हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके कि अगर हमें 10% प्रोटीन का कोई आहार बनाना है तो उसके लिए हमें 97 किलो मक्का और लगभग 3 किलो मूंगफली की खल को अगर हम मिला देंगे तो जो आहार बनेगा उसमें प्रोटीन की मात्रा 10% होगी। तीसरी जो विधि है वो पियर्सन स्क्वायर विधि है। इसमें अगर हमारे पास 2 आहार घटक दल हैं और एक टारगेट न्यूट्रिएंट है, चाहे प्रोटीन हो चाहे ऊर्जा हो, उसको पूरा करना, उसका संतुलन बनाना हो, तो उसके लिए भी हम इसको कर सकते हैं। इसके स्टेप्स क्या हैं, इसके जो पॉइंट्स हैं, तो पहला है कि एक हम स्क्वायर बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। पहले हम एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाएंगे, फिर उसमें हमें कितना प्रोटीन चाहिए, मान लीजिए कि हमें C% प्रोटीन बनाना है। C प्रोटीन, उसमें उसका मान जो होना चाहिए, जो हमारा आहार बनेगा, C% उसमें प्रोटीन होना चाहिए। फिर हमारे पास 2 घटक दल हैं, बेसल फीड प्रोटीन A और B। तो A में कितना प्रोटीन, जो बेसल पहला जो हमारा पास घटक है उसमें A% प्रोटीन है, दूसरे में B% प्रोटीन है, और ये स्क्वायर हमने बना दिया। अब इसको हम डायगनली यानी तिरछे रूप में इनका हम अंतर निकालेंगे, यानी जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे ये A है और बीच में C है, C हमें चाहिए था, तो इन दोनों का जो अंतर है C माइनस A, मान लिया हमें D आ गया, और B और C, इसका जो तिरछे में हम अंतर निकालेंगे B माइनस C, वो E आ गया। तो ये D और E जो है यह है क्वांटिटी, कितना B का कितना इस्तेमाल होगा और E कितना इस्तेमाल होगा बनाने में कि हमें C% प्रोटीन मिले, ये निकल जाए। अगर हम इसको प्रतिशत में निकालना चाहते हैं तो A का प्रतिशत कितना होगा, E भागे E और D, इन दोनों का सम गुणे 100। वैसे ही अगर हमें B का प्रतिशत निकालना है तो B का कितना जो है मात्रा है जो हमें लेना है, D, यानी कि D बटा इन दोनों का कुल मान, यानी कि E प्लस D गुणे 100। तो इसको भी आइए एक हम उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। यह पियर्सन स्क्वायर जो विधि है, हमें एक राशन बनाना है जिसमें 23% प्रोटीन हो, और हमारे पास जो 2 घटक दल हैं वो है, मान लीजिए मक्का और सोयाबीन। तो मक्का में 9% प्रोटीन है, हमें पता है, और सोयाबीन मील में जो है 48% प्रोटीन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे, और हमें कितना प्रोटीन का आहार बनाना है, 23%, तो उसको हम बीच में लिखेंगे। फिर इसके लेफ्ट साइड में जो दोनों हमारे घटक हैं, यानी कि मक्का और सोयाबीन, तो मक्का लिखेंगे और इधर सोयाबीन मील लिखेंगे, और साथ ही उनका जो प्रोटीन का मान है, तो मक्के में है 9% प्रोटीन, सोयाबीन में हमें दिया हुआ 48% प्रोटीन, और इस स्क्वायर के बीच में लिखेंगे जितना हमें बनाना है, जितनी हमारा उद्देश्य है प्रोटीन बनाने का। अब क्या करेंगे, तिरछे में इन दोनों का अंतर निकालेंगे, तो 9 और 30, इसका अंतर कितना हुआ, 23 और माइनस 9, यानी 14 आ गया। वैसे ही सोयाबीन का तिरछे में अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 48 माइनस 23। अच्छा, इसमें हमें पॉजिटिव निगेटिव साइन नहीं रखना, उसका सिर्फ मान रखना है दोनों के अंतर का। तो 48 माइनस 23, ये आ गया 25, यानी मक्के की जो मात्रा होगी वो 25 होगी और सोयाबीन की मात्रा होगी वो होगी 14। तो सोयाबीन की मात्रा हो गई 14 और मक्के की मात्रा 25 होगी। अगर कोई कहे कि प्रतिशत में बताइए तो क्या होगा, मक्के की मात्रा कितनी थी, 25, और भाग करेंगे इसका इन दोनों की कुल मात्रा से, जोड़ से, यानी 25 धन 14 गुणे 100 कर देंगे ताकि वो प्रतिशत में निकल आएगा। तो
तो यह आ जाएगा 64%। वैसे ही सोयाबीन की मात्रा, सोयाबीन का प्रतिशत कितना होगा, तो सोयाबीन की मात्रा कितनी है 14, तो 14 लिखेंगे ऊपर में, नीचे में करेंगे इन दोनों का योग यानी 25 और 14 का जोड़, 25 धन 14, और उसको 100 से गुणा करेंगे ताकि वह प्रतिशत आए, तो यह आएगा 35.9 यानी लगभग 36%। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 64% मक्का और 35% सोयाबीन मील का मिश्रण जो है वो हमें एक आहार बनाएगा जिसमें 23% प्रोटीन होगा। तो इस तरह से पियर्सन स्क्वायर विधि से भी हम आहार का सूत्रीकरण या आहार बना सकते हैं। इसके अलावा और जो दूसरे विधियां हैं वो हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामिंग, जिसमें कि न्यूनतम लागत का निर्माण होता है, से हम आहार बनाएंगे। तो यह जो एक मैथमेटिकल गणितीय अनुकूलन विधि है, गणित की इसमें अनुकूलन टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, और इसमें जो बेस्ट आउटकम यानी जो सबसे सस्ता आहार बन सकता है, उसकी मात्रा जितनी इस्तेमाल की जाए उसको बनाने के लिए यह लीनियर प्रोग्रामिंग किया जाता है। इसमें जो है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, जो भी आहार के घटक हैं उनका सबसे सस्ते आहार घटकों को मिला करके सबसे सस्ता जो है आहार बनाने की जो विधि है वो इसके द्वारा की जाती है। इसके अलावा एक और इससे थोड़ा उन्नत विधि है, वो है स्टोकेस्टिक प्रोग्रामिंग। ये क्या है कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो है, रैखिक प्रोग्रामिंग है, उसी का एक उन्नत वर्जन है, उससे थोड़ा उन्नत टेक्निक है, विधि है, जिसमें चूंकि जो हम आहार के घटक यूज करते हैं, खाद्य पदार्थ यूज करते हैं, उनमें जो प्रोटीन या फिर ऊर्जा या फैट का मान जो है वो बदलता रहता है। जैसे अगर हम सोयाबीन लें तो पिछली बार मैंने खरीदा था तो उसमें 40% प्रोटीन थी, इस बार 42 है, अगली बार 45 होगी, फिर 46 होगी, कभी 42, 44, यानी वो थोड़ा एक रेंज है, उसमें जो सोयाबीन है उसका मान बढ़ता घटता रहता है। तो इन चीजों को इसमें जो है, इन चीजों को भी का भी समावेश करके एक उन्नत विधि निकाली गई है जो कि है स्टोकेस्टिक प्रोग्रामिंग। तो इस चीज का इसमें ध्यान रखा जाता है, या विधि में ध्यान रखा जाता है। तो इस विधि का हम इस्तेमाल तभी करते हैं जब इंग्रेडिएंट्स का जो पोषण मान है वो बढ़ता घटता रहता है, जो कि काफी स्वाभाविक है, और जो घटक हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उनकी उपलब्धता या उनका दाम भी घट बढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में स्टोकेस्टिक प्रोग्रामिंग जो है सबसे बेहतर होती है। इसके अलावा बहुत ही आजकल आसान है, न्यूट्रिशनल सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, पोषण के सॉफ्टवेयर जैसे फीडेक्स, विनफीड आ गए हैं। तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो आहार के घटक हैं उन सबों को डालेंगे, पोषण मान उनमें पहले से दिया रहता है, या हम उसको चाहें तो बदल भी सकते हैं, और उसके बाद जब हम क्लिक करेंगे कि हमें किसके लिए आहार बनाना है, एक बच्चे के लिए, किशोर अवस्था के लिए, महिला के लिए, पुरुष के लिए, गर्भावस्था में स्तनपान के लिए महिला का, जो भी हम उसकी कंडीशंस देंगे तो वो उसमें उस हिसाब से आहार का निर्माण करके तुरंत 5 से 10 मिनट में किया जा सकता है। और इसके लिए जो है ऑप्टीफीड सॉफ्टवेयर जो है WHO ने डेवलप किया हुआ है, इसको भी, इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग पर आधारित यह सॉफ्टवेयर है, और यह भी बहुत अच्छा मनुष्यों के लिए आहार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्टीफूड जो है सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं जो बैलेंस्ड मैन वुमेन, अगर कोई पुरुष या महिला है उसके लिए किस तरह का आहार क्या क्या हो सकता है। तो अगर देखें ये 2 पुरुष हैं, यह जो है सीडेंट्री मतलब कि गतिहीन, ये दिन भर बैठ के ऑफिस में काम करते हैं या टीवी देखते हैं, और यह भागने दौड़ने वाला पुरुष है। तो इनके आहार में क्या क्या हो सकता है, तो सीरियल्स जो है इनमें लगभग 250, इसमें 350, दाल जो है 80 और यहाँ पर 120 ग्राम, हरी सब्जियाँ और दूसरी सब्जियाँ जो है वो 100-200 ग्राम, जबकि रूट्स, जड़ और ट्यूबर वाले जो पोटैटो हैं या फिर शलजम है, इस तरह के आहार जो 100 ग्राम, 150 ग्राम करीब फल, 300 ग्राम दूध और 25 से 30 ग्राम जो है वसा का इस्तेमाल करना होता है, इस तरीके से। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर यह जो महिला है यह आराम से बैठकर, ये ज़्यादा काम नहीं कर रही है, यह थोड़ा गतिशील महिला है, काम करती हैं, बाहर आना जाना होता है, 4-5 घंटे का काम करती हैं। तो यहाँ पर जो अनाज है वो 200 और 300 ग्राम प्रतिदिन है, दाल 60 और 90 ग्राम, और हरी सब्जियाँ और फल जो है वो लगभग बराबर है, 100 ग्राम, 200 ग्राम फल जो है वो 150 ग्राम, 300 ग्राम दूध और 15 से 20 ग्राम जो है वसा या तेल की आवश्यकता है। और जो मेवे खाए जाते हैं, नट्स या ऑयल सीड्स जो हम खाते हैं,
काजू बादाम, वो करीब 30 ग्राम खाने से इनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति हो सकती हैं। बात करें एक गर्भावस्था में अगर कोई महिला है तो उसको कम से कम 350 ग्राम अनाज, 90 ग्राम जो है वो दालें, और सब्जियां जो है वो 100 और 200 ग्राम, और 150 ग्राम फल, 400 ग्राम दूध, जो वसा है वो 300 ग्राम, और मेवे टाइप के जो भी नट्स या ऑयल सीड केक्स हैं वो सब 40 ग्राम इनका सेवन करना होता है। इसमें हम यह ध्यान रख सकते हैं कि जो सीरियल्स और मिलेट, जो अनाज और श्री अन्न है, इसमें 50% अगर हम पूर्ण आहार के रूप में, मतलब पूर्ण साबुत दाने के रूप में लेते हैं तो ये ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। यह एक उदाहरण दिया गया है कि अलग अलग मनुष्य और महिलाओं में, और अलग अलग जो स्टेजेस हमने पिछले व्याख्यानों में पढ़ी हैं, उनको कितना कितना क्या क्या आहार दिया जा सकता है, कितना देना चाहिए, कौन सा खाद्य पदार्थ, उसका एक सामान्य मात्रा दी गई है। तो इसमें अगर हम देखें तो अनाज जो है पुरुष और महिला में 250 से 300 ग्राम देना है। दालें जो है वो 80 से 100 ग्राम तक जा सकती हैं। हरी सब्जियां और बाकी जो दूसरी सब्जियां हैं वो 100 और 200 ग्राम चलेंगी। फल जो है 100 से 150 ग्राम, और जो नट्स या मेवे हैं वो 30 से 40 ग्राम सभी को चलेंगे। दूध या दही की बात करें तो 300 से 400 ग्राम, चाहे वो बच्चे हों, वयस्क हों, किसी भी तरह का कार्य कर रहे हों। और जो घी या तेल है वह 25 से 30 ml के करीब इनको देना है। तो इससे हम ये देख पा रहे हैं कि इनकी जो ऊर्जा आवश्यकता और प्रोटीन की आवश्यकताएं हैं यह पूरी हो सकती हैं। इसमें एक चीज़ हम ध्यान दे सकते हैं कि जो अनाज है उसमें से अगर आधा 50% अनाज जो है अगर साबुत अनाज के तौर पर हम लेते हैं, अंकुरित अनाज या फिर अंकुरित दालें लेते हैं, तो वो ज़्यादा लाभकारी होगा। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने एक माई प्लेट का कॉन्सेप्ट दिया है कि मेरी जो प्लेट हो, तो एक सामान्य आदमी, एक औसत आदमी, अगर उसको 200 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है तो उस पर आधारित एक जनमानस की जानकारी के लिए दिया है कि माई प्लेट का कॉन्सेप्ट, मेरी थाली कैसी होगी। तो उसमें देखिए दिया, इसको पिरामिड शेप में भी या प्लेट के शेप में भी बनाया हुआ है इन्होंने, कि जो वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियां हैं, वो लगभग 400 ग्राम होनी चाहिए, 100 ग्राम फल होना चाहिए, अनाज जो है वो 250 ग्राम होना चाहिए, और दाल, मछली, अंडा जो है वो 85 ग्राम, और मेवे या जो बीज हैं वो 35 ग्राम, और तेल या घी जो है वो 25 से 27 ग्राम। साथ ही साथ 300 ml जो है दूध या दही का सेवन करके हम 200 किलो कैलोरी और उसी के अनुपात में प्रोटीन की आवश्यकता को भी पूरा कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें कि एक शाकाहारी और मांसाहार में बात करें तो लगभग सब चीज़ें ऐसी हैं। थोड़ा सा प्रोटीन जो है शाकाहारी को ज़्यादा लेना पड़ेगा, 85 ग्राम प्रोटीन उसको दाल लेना है, जबकि जो मांसाहार वाला है वो दाल को कम में कटौती करके 55 ग्राम करते हुए, और चिकन या मीट जो है उसका 70 ग्राम उसको लेना पड़ेगा। बाकी जो खाद्य पदार्थ हैं वो लगभग एक जैसे हैं, जैसे अनाज है 250, 260, बस दाल जो है 85 ग्राम की जगह पे यहाँ पे उसमें कटौती करके 30 ग्राम कम कर देना है, और उसकी जगह पर 70 ग्राम चिकन या मीट जो भी आप खा रहे हैं वो लेना होगा। इसमें एक और बात ध्यान देनी होगी कि अगर हम चीनी, शर्करा का, शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक दिन में 25 से 30 ग्राम तक शुगर या चीनी का इस्तेमाल करें, और जब चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो उसी अनुपात में ऊर्जा जो है उसकी भी कटौती करनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये वो किताब है डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियन, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने निकाली हुई है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग अवस्थाओं के लिए गाइडलाइंस दी हुई हैं कि कितना आहार खाना चाहिए। तो इसका भी एक बार आप अवलोकन कर सकते हैं। और कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि आहार का जो सूत्रीकरण है वो एक विज्ञान भी है, कला भी है और कौशल भी है, और यह एक निरंतर सतत प्रक्रिया है। इसका अभ्यास करने से ही हम इसमें पारंगत हो सकते हैं। एक दिन, एक महीने या सिर्फ एक साल में आहार का सूत्रीकरण, आहार बनाने के निर्माण की विधि हम नहीं सीख सकते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है, और यह एक शैली है, एक कुशलता है। तो जैसे और सभी कुशलताओं के लिए हमें अभ्यास करना होता है, इसमें हम जितना इसमें अभ्यास करेंगे उतना ही हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा, और हम इसको आसानी से और बढ़िया आहार का निर्माण कर पाएंगे। धन्यवाद।